हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत प्रशासन। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक जो है शासन किया। गुलाम वंश के जो सुल्तान थे, इन्होंने 1206 से 1290 तक जो है शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक जो है शासन किया। सैद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक जो है शासन किया था। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसमें तुगलक वंश का शासन जो है सबसे दीर्घकालिक था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का जो है प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्तियों को अमीर की जो है संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य एवं निर्बल या अल्पवयस्क होता था। प्रशासनिक विभाग और इसे प्रारंभ करने वाले जो शासक हैं, जैसे दीवान ए मुस्तक राज यानी राजस्व विभाग जिसे कहते थे, इसको प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए रियासत यानी बाजार नियंत्रण विभाग, इसको प्रारंभ करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। दीवान ए अमीर अकोही यानी कृषि विभाग को प्रारंभ करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात यानी दान विभाग को प्रारंभ करने वाला जो शासक था वो कौन था? फिरोज तुगलक। और दीवान ए बंदगान, इसको प्रारंभ करने वाला जो शासक था वो था फिरोज तुगलक। विभाग और उनकी कार्य विधियां, जैसे दीवाने अर्ज इसका संबंध सैन्य विभाग से था। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों की देखरेख से यह संबंधित था। दीवाने इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने विजारत वित्तीय मामलों से संबंधित या राजस्व विभाग से यह संबंधित था। इसके बाद अगर बात करें तो याद रखिएगा, विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राजकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग का प्रधान होता था। दीवान ए विजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि अगर बात करें तो इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान और सैनिक व्यय आदि सभी की जो है देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल या सरखेल कहलाता था और 10 सरखेल के ऊपर एक सिपह सलार हुआ करता था। 10 सिपह सलारों के ऊपर एक अमीर और 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुम्स और जकात। खुम्स लूट का धन था। खुम्स मतलब लूटे गए जो धन होते थे, इनको खुम्स कहा जाता था, जो युद्ध में शत्रु राज की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था।
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। ग्राम स्तर पर अगर बात करें तो जो चौधरी होता था, ये भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल और टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसी ने दो प्रमुख सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। देखिए, टंका एवं जीतल का अनुपात 1:4 का था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर जो है सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे। अल मुस्तसिम यह जो है 1242 से 1258 ईस्वी तक जो है खलीफा रहे यहां, यह जो है। और इल्तुतमिश के सिक्कों पर जो है खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लेखित था। इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लेखित था, जो 1226 से 42 ईस्वी तक जो है खलीफा रहे। हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबित राज कानून से संबंधित है। पहला प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि? इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को जो है वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि? अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सेकंड प्रश्न, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सही जवाब है तुर्क, ऑप्शन ए। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की जो है संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल या अल्प वयस्क होता था। थर्ड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। 3 कथन है। देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, सही नहीं है। और मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया, ये भी सही नहीं है। यानी सिर्फ पहला, केवल पहला, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना यानी ग्रामों का जो समूह है, इस पर एक आमिल का या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो परगने की राजस्व संग्रह का कार्य करता था। एकता प्रणाली भारत की प्राचीन देसी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख मुगल काल का पद है, न कि सल्तनत काल का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवान ए अर्ज कहलाता था। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश अगर बात करें तो इसके द्वारा एकता प्रणाली का प्रचलन किया गया था, याद रखिएगा। और एकता व्यवस्था के तहत एकता के धारक या एकतादार या मुक्ति को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को जो है
एकत्रित करने की जो है जिम्मेदारी दी जाती थी। याद रखिएगा, अगर बात करें तो इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खातों में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था, और उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा के लिए सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजाम अल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। 5. मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार के दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार के दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? सही जवाब है परगना, सरकार और सूबा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा में बांटा गया था। सूबेदार सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। परगनों के अंतर्गत गांव होते थे जिन्हें मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी, जिन्हें इन छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में परगना और सरकार के बीच जो है एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहते थे। इसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। मध्यकालीन भारत में आकार के दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम जो है परगना, सरकार और सूबा। 6 नंबर है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है बलबन। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान ए अर्ज की जो है स्थापना की, दीवान ए अर्ज विभाग की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान ए आरिज यानी सैन्य मंत्री नियुक्त किया तथा उसे रावत ए अर्ज की उपाधि दी। दीवान ए अर्ज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को जो है अस्त्र से सुसज्जित करना और वेतन वितरण आदि था। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? तो दीवान ए रियासत का संबंध बलबन से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है। यहां पे ध्यान रखिएगा, दीवान ए मुस्तक राज का जो संबंध है यानी जो राजस्व विभाग था ये किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दीवान ए अमीर ए कोही ये कृषि विभाग हुआ करता था, ये आरंभ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। दीवान ए खैरात का संबंध दान विभाग से था और इसको शुरुआत करने वाला जो शासक था फिरोज तुगलक था। दीवान ए रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, ये बाजार नियंत्रण विभाग हुआ करता था। 8 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। याद रखिएगा, दीवान ए बंदगान का जो संबंध है फिरोज तुगलक, तो ऑप्शन ए इसका सही जो है जवाब हो जाएगा। दीवान ए बंदगान विभाग का गठन फिरोज तुगलक ने किया। यह विभाग दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। देखिए, अफीफ के लेखानुसार राजधानी और प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग दीवान ए मुस्तक राज की जो है व्यवस्था की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में जो है कृषि विभाग की स्थापना की, यानी दीवान ए अमीर अकोही की। और दीवान ए अर्ज जो था ये सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन ने की थी। 9 नंबर है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर अकोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सल्तनत काल में दीवान ए अमीर अकोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सही जवाब है कृषि, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर अकोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर अकोही विभाग की स्थापना की थी? तो सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 में सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। दीवान ए अर्ज, इसका जो संबंध है याद रखिएगा सेना विभाग से यह संबंधित है, तो सेना विभाग। दीवान ए रिसालत का जो संबंध है वो है धार्मिक मुद्दों से संबंधित धार्मिक मुद्दे। दीवान इंसा का जो संबंध है सरकारी पत्र व्यवहार से है। दीवान वजारत का संबंध वित्तीय मामलात से संबंधित है। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन में दिया गया। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों से संबंधित है। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। और दीवान वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित है। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो दीवान ए अर्ज विभाग जो संबंधित था याद रखिएगा रक्षा विभाग से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज सल्तनत काल में सैन्य विभाग से संबंधित था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। 13 नंबर है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा तुगलक यानी सी ऑप्शन। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थानों को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक अगर बात करें तो एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राजकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः अगर बात करें तो राजस्व विभाग यानी दीवान ए वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब तथा निजामो मुल्क जुनैदी को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया। वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को भी वो महत्व देता था। 14 नंबर है, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगर बात करें तो ये विलय था फारस, अगर ध्यान रखिएगा फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का, यानी जो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन सी, फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। मध्यकाल की सरकार में फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का मिश्रण था। 15, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है? कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खराज, उश्र और मुक्तई यानी डी ऑप्शन। खोम्स भूमि उत्पाद पर लगाने वाला कर नहीं था बल्कि यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खोम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने
गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर जो है लगने वाले कर को इंगित करते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? 16 नंबर, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे, केवल लगान का सही उपभोग कर सकते थे। 17 नंबर है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन हुआ करता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, यानी गांव थी, जो स्वशासन और पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी, और ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से जो है प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव या जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए मुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति भी करता था। सर्व, याद रखिए, सर्व कर लगाया जाता था किस पर? सर्व, सर्व जो कर लगाया जाता था वो होता था सिंचाई पर। बी ऑप्शन। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुम्स और जकात। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने जो है खेतों की उपज के 10% की दर से जो है सिंचाई कर भी लगाया। 19 नंबर है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का जो संबंध था किससे था? याद रखिएगा, राज कानून से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, राज कानून। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। हदीस क्या है? हदीस एक है। हदीस क्या है? तो याद रखिएगा, यह इस्लामिक कानून है। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की जो है संपूर्ण व्याख्या और इस्लाम की या इस्लामी शरीयत की जो है संरचना होती है। 21 सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था क्या था? तो इक्तदारों के द्वारा अगर बात करें, याद रखिएगा, इक्तदारों के द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आशय इक्तदारों के द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है। सल्तनत कालीन या सल्तनत काल के 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का जो पता है आपको करना है, तो बताइए सही क्या होगा इसमें जो ऑप्शन दिया गया है। तो याद रखिएगा, जो 2 प्रमुख मुद्राओं का जो पता है, जैसे निम्नलिखित कूट से अगर आपको चयन करने के लिए दे दिया जाए तो सही जवाब हो जाएगा जीतल और टंका, यानी डी ऑप्शन में दिया गया है। सल्तनत कालीन जो है 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल और टंका। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के यानी चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका और जीतल का अनुपात 1:48 का था। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? सही जवाब है इल्तुतमिश। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 24 उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? सही जवाब है इल्तुतमिश। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 25 सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो चांदी और तांबा के। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और 26 सिक्के
यानी किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का जो है नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुतसिम थे। यह जो है 1242 से 1258 ईस्वी तक जो है खलीफा रहे और इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम उल्लेखित था, जो कि 1226 से 42 तक खलीफा रहे। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट सेशन में दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कला एवं साहित्य, कला एवं स्थापत्य के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाकर जो है आप उसके फेसबुक पेज को और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जो है मतलब कि फॉलो कर सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वहां पे जो दिया जाता है आप उसको जो है अनुकरण कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।